हेलो एवरीवन। अब तक प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए जब उसका एक कंप्लीट रास्ता मिल रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक बैटरी लगी हुई है, एक स्विच लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, और इन सभी को एक वायर यानी कि कंडक्टर ने इनको सबको जोड़ रखा है और इन सभी के मिलने से हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया है। जब भी इस स्विच को ऑन किया जाता है तो इस बैटरी में से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से यानी कि इस नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, और जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके अंदर अब आपसे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स ऐसे छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, सेल जो आप अपनी लाइफ में रिमोट में यूज करते हो या फिर जो क्लॉक्स होते हैं उनमें यूज होता है, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनमें सेल यूज होता है। वो एक जो छोटी सी बैटरी होती है जो जिसके अंदर केमिकल्स भरे हुए हैं और वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, उसी को इलेक्ट्रिक सेल या फिर सेल बोला जाता है। जो सेल होता है उस सेल की वजह से कांस्टेंट ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वो जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है वो प्रोड्यूस होता है। अब वो जो सेल होते हैं हर चीज के अंदर जरूरी नहीं है कि सेल को एक ही तरीके से यूज किया जाता है। सेल को यूज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब सेल्स को इस तरीके से जोड़ा जाता है, क्योंकि जो सेल होता है उसके भी दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस सेल का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन किया गया है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी कि एक के पीछे एक सेल्स को जब लगाया जाता है तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और जब उन सेल्स को सभी सेल्स के यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में कंबाइंड है और इन यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल्स आपस में कंबाइंड है, और यहाँ से ये जो बैटरी का पॉजिटिव है ये सेल्स के पॉजिटिव से और बैटरी का नेगेटिव सभी सेल्स के नेगेटिव से कंबाइन किया गया है, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ये आपको अलग अलग चीजों में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है कि जो दो या तीन या बहुत ज्यादा सेल्स को जब जोड़ा जाता है तो क्यों जोड़ा जाता है? ज्यादा वोल्टेज लेने के लिए, ठीक है। और जब कई सेल्स को जोड़ा जाता है तो एक बैटरी बन जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये साइन होता है हमारा एक सेल का, और जब बहुत सारे सेल्स को एक साथ रख दिया जाता है तो वो बैटरी बन जाती है। कि इस प्रकार से जब सेल्स को जोड़ा जाता है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और इस प्रकार से जब जोड़ा जाता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आगे देखिए हम इसको इस तरीके से देखते हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पर आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब सेल्स को कुछ इस तरीके से कंबाइन किया जाता है, जैसे किसी बैटरी में या टॉर्च में आप यूज करते हो एक के पीछे एक, इस सेल का नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ठीक है। जो इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और जब इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये क्यों किया जाता है और ये पैरेलल क्यों किया जाता है? कई बार आपको क्या होता है, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, जितना ज्यादा वोल्टेज चाहिए उतने ज्यादा सेल्स सीरीज में जोड़ दो, आपका वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये आपका जो है 1 वोल्ट का है, ये भी 1 वोल्ट का है, ये और ये भी 1 वोल्ट का है, तो इन तीनों का मिला के कितना हो गया 1 + 1 + 1, यानी कि 3 वोल्ट का ये कॉम्बिनेशन हो गया है। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कुछ सेल्स दे रखे हैं उनको सीरीज में जोड़ रखा है तो उनका जो है टोटल ईएमएफ कितना हो गया, तो उसको सिंपल इस तरीके से ऐड कर दोगे तो आपके पास जो है टोटल ईएमएफ यानी कि टोटल वोल्टेज आ जाएगा।
इस प्रकार से जोड़ने से वोल्टेज इंक्रीज होता है। यहां पर करंट सेम रहता है, जितना करंट ये प्रोड्यूस करेगा तीनों मिलके भी उतना ही करंट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपको टॉर्च में, रिमोट कंट्रोल्स में और ऐसे टॉयज में आपको देखने को मिलता है जहां पे वोल्टेज ज्यादा चाहिए। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहां पर वोल्टेज तो सेम है, यानी कि जितनी वोल्टेज इस अकेले की है इन सभी की वोल्टेज भी उतनी ही है, लेकिन यहां पर जो करंट है वो इंक्रीज हो गया है। अब इसका करंट है, इसका करंट और इसका करंट, इन तीनों का करंट मिलके यूज होगा अब, यानी कि तीनों का करंट मिलके बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है। जब आपको करंट ज्यादा चाहिए और वोल्टेज तो आपको कम में भी काम चल जाएगा, तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन करोगे। जब आपको करंट कम चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और देखिए जैसे ये कहां पर यूज होता है, जो इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम होते हैं, जो पावर बैंक होता है, वो पावर बैंक जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, जिसमें आपको करंट ज्यादा देर तक चाहिए, तो वहां पे ये वाला कॉम्बिनेशन यूज होता है। वहां पे बैटरीज को कुछ इस तरीके से वहां पे कनेक्ट किया जाता है। तो अभी अभी हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। सीरीज कुछ इस तरीके से, पैरेलल कुछ इस तरीके से। इसमें क्या होता है, जो है वोल्टेज इंक्रीज होती है और करंट सेम रहता है। इसमें वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट इंक्रीज हो जाता है। सेल्स को किस तरीके से यहाँ पे ऐड किया जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिसिटी से, और हर बार एग्जाम में आपको यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। देखिए ओम्स लॉ आपको क्या बताता है। ओम्स लॉ ग्रीगर साइमन ओम ने दिया था, इसलिए इसको ओम्स लॉ बोला जाता है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस, यानी कि किसी कंडक्टर में अगर कोई भी बैटरी जोड़ी जाती है और उस बैटरी के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है, जितने वोल्टेज की बैटरी है, छोटी बैटरी है कम करंट, बड़ी बैटरी है ज्यादा करंट, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 20 डिग्री सेल्सियस पे, एक बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 50 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो जितना भी आप वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही ज्यादा करंट वहां पे फ्लो होता है, यानी कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और देखिए ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है हमारा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इस साइन को हम ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते हैं। इस साइन को हटाने के लिए और इक्वल टू का साइन लाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, और वो जो हमारा कांस्टेंट है वो हमारा R होता है। R का मतलब यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है। हर बार कांस्टेंट अलग अलग होता है और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट R है, यानी कि रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट। इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, क्या कैसे देख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि इसको रिमूव करने के लिए, ये लगाने के लिए हमें ये कांस्टेंट लगाना पड़ा। V इज इक्वल्स टू IR हमारा होता है, और ये R रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस होता है ये कांस्टेंट होता है एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर। यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, ओम होती है, और उसको इस साइन के साथ डिनोट किया जाता है। अब देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो करंट के फ्लो को रोकता है, यानी कि जिस भी कंडक्टर के अंदर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो करंट को उतना ही आगे बढ़ने से रोकेगा। ये पावर है करंट कंडक्टर की, ठीक है, जिसके कारण वो फ्लो ऑफ चार्जेस को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोक पाता है या फिर उसको आगे बढ़ने से रोकता है। यही हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया है। जो रेजिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
मेटल्स के अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, नॉन मेटल्स में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। और देखिए ये जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितनी ज्यादा मोटी वायर होती है जिसका जितना ज्यादा एरिया होता है उतना कम रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं 1 और 2। अगर इस 1 और 2 को हम कंबाइन करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब इस साइन को रिमूव करने के लिए और इक्वल टू को लगाने के लिए हमें कांस्टेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये जो है ये अभी हमने यहाँ पे ये एक साइन यहाँ पे लगाया है, इसको रो बोला जाता है। और ये जो रो होता है ये रेजिस्टिविटी होती है। इसी रेजिस्टिविटी के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो देखिए अभी जैसे फॉर्मूले में हमने रो वर्ड यूज किया था जिसको हम रेजिस्टिविटी बोल रहे थे, और वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये जो रेजिस्टिविटी है इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये क्या होती है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो तो चेंज हो जाता है लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग साइड 1 मीटर। ये इसकी डेफिनेशन है कि जब भी कोई 1 मीटर का क्यूब जब जितना रेजिस्टेंस देता है उसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये जो रेजिस्टिविटी है ये ना तो शेप के ऊपर डिपेंड करती, ना साइज के ऊपर डिपेंड करती, ना लेंथ के ऊपर, ना थिकनेस के ऊपर, किसी चीज के ऊपर डिपेंड ये नहीं करती है। SI यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, वो होती है ओम मीटर, या फिर इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चंस क्या आ सकता है, अब देखिए जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है वो क्या है, रो इज इक्वल्स टू R इंटू L अपॉन A। हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, कि हमारे पास ये फॉर्मूला आया है। इस फॉर्मूले से क्या हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इस रो का, तो हमारे पास हो जाएगा R मल्टीप्लाई A अपॉन L। ये हमारे पास रो का फॉर्मूला यानी कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन चुका है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बना, रो इज इक्वल्स टू R इंटू L अपॉन A, और R रेजिस्टेंस, L लेंथ और A होता है एरिया, और जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट ओम मीटर होती है। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इनकी SI यूनिट्स हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंसेस की, उनके कॉम्बिनेशंस की। अब आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, और उन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी सर्किट दे दिया जाता है और उसमें कई सारे रेजिस्टेंसेस को जोड़ दिया जाता है, और आपको बोल दिया जाएगा कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताइए। अब आपको जो वो रेजिस्टेंसेस दिए जाएंगे वो दो टाइप से दिए जा सकते हैं, या तो कुछ इस तरीके से या तो कुछ इस तरीके से, और आपको बोल दिया जाएगा कि इन सभी रेजिस्टेंसेस का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए जब आपको रेजिस्टेंस एक के पीछे एक लगे हुए दिखाई दे, ठीक है, तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है, और जब एक के साइड में एक लगा हुआ दिखाई देता है तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और जब आपको कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंसेस दिखाई दे जो एक ही रास्ते में जुड़े हुए, अब देखिए इन सबका पाथ सेम है, ठीक है। अब यहां से जो करंट है वो इस तरीके से जा रहा है, उसको पहले इस रेजिस्टेंस से, फिर इससे, और फिर इस रेजिस्टेंस से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे करंट का जो है सेम पाथ है, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अब इस टाइप से अगर आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है और यहाँ पे आपको इन सबका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये आपका फॉर्मूला है। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। अगर इसके वैल्यू 1 ओम है, इसकी वैल्यू 1 ओम है और इसकी भी वैल्यू 1 ओम है, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ओम आपके पास वैल्यू यहाँ पे हो जाते हैं। सिंपली इस तरीके से आपको ऐड करना होता है। और जब भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास क्या होता है, जो सभी रेजिस्टेंसेस हैं उन सभी रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन सबके जो है वोल्टेज वो अलग अलग है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बात करें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर आप देखिए, जो करंट यहाँ से जब चलेगा तो पहले वो आधा करंट यहाँ चला जाएगा और आधा करंट इस रास्ते में चला जाएगा।
अब यहां से भी आधा यहां चला गया और आधा यहां पे चला जाता है, ठीक है। जब इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन मिले तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज सेम होती है। और यहाँ पे अगर आपको इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने को बोला जाए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करना होगा। सपोज आपके पास ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, तो आप वहां पर सिंपली इनको ऐड कर दोगे, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, इस तरीके से आप इनको ऐड करोगे और आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। यहां पर आपका सभी रेजिस्टेंसेस में वोल्टेज सेम है लेकिन करंट यहाँ पे सबका अलग अलग होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किस में करंट सेम है, किस में वोल्टेज सेम है। आई होप इस वीडियो में जो हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस और सेल्स के बारे में पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा और एग्जाम्स में आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।